हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासेस। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्लियर है बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा पहले आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में, तो पहले वही सारी कुछ चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले बच्चों अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यानी कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं क्या होते हैं बच्चों, आपको एक पता होगा कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी एक कंडक्टर में, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इसी इफेक्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है बच्चों। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो बच्चों आप बोलोगे जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, बच्चों आप सारे जानते हो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ लिया हुआ है व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों तो इसमें जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि इसमें जब चार्ज फ्लो कर रहा होगा किसी कंडक्टर में, तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बच्चों याद होगा बच्चों आपको, मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। बात करेंगे हम फिर से इसकी। तो यही जो इफेक्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्लियर। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके आगे कि व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो इसे बच्चों ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स आप इतना जानते हो, अगर कोई एक चार्ज रेस्ट में है, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज एक इसमें है बच्चों रेस्ट में है, तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो बच्चों इसके अराउंड क्या बनती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने पढ़ा है। बट बच्चों जब यही चार्ज मोशन में आ जाए, जब यही चार्ज मूव करना शुरू हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें, तो आप बच्चों बोलोगे ए स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बच्चों जो एक स्पेस जो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी स्पेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसी को बोलेंगे? नहीं बच्चों, मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है, अगर आपके पास कोई एक मैग्नेट है बच्चों, जैसे बच्चों मान लीजिए कि आपके पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो इसके अराउंड भी बच्चों एक फील्ड बनती है। आपको याद होगा, हालांकि हम डिस्कस करेंगे बच्चों, एक फील्ड बनती है, इस फील्ड को भी हम क्या बोलते हैं, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है बच्चों। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं इसको पूरा करना चाहूँ, तो स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट within which its influence can be felt, within which its influence can be felt, जिसके बीच में इनका प्रभाव हम एक्सपीरियंस कर सकें। within which its influence can be felt। तो बच्चों ये थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चों। जैसे बच्चों हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने बात की थी किसकी बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जैसे बच्चों जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी, और आपको याद होगा वो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो एक फोर्स है जो एक यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वैसे बच्चों अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक फोर्स है। तो ये कौन सी फोर्स है? ए मैग्नेटिक फोर्स experienced by unit north pole इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? जैसे वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, यहाँ पे एक यूनिट नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी एक पॉइंट पे, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं उस एक पॉइंट पे। अब बच्चों आपके दिमाग में आएगा सर नॉर्थ पोल क्या होता है? नहीं होता बच्चों, याद रखना मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, बट फिर भी एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि हाँ अगर हम नॉर्थ पोल रखेंगे वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उस फोर्स को ही हम क्या बोल देंगे? उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। जैसे बच्चों अगर ऐसा कुछ है, मान लेते हैं मेरे पास एक मैग्नेट थी, तो बच्चों इस मैग्नेट के किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे इसके अराउंड इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप जानते हो। मान लो यहाँ पे मैंने एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा, वो जितनी फोर्स इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट, इस फोर्स को हम क्या बोल देंगे? इस फोर्स को हम बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चों इसके यूनिट होते हैं, क्या यूनिट होते हैं इसके? याद रखिएगा बच्चों, इसके SI यूनिट जो है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज of magnetic field is टेस्ला। बच्चों टेस्ला SI यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है बच्चों? मैं इसकी और डेफिनेशंस कुछ बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी बच्चों आपने क्या सीखा? सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या है। किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होता है बच्चों? एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर के, उसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोल देंगे। क्लियर है? उसके बाद हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड की। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? आपने कहा बच्चों एक स्पेस है, किसके अराउंड? या तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड या तो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। और उसके बाद तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं आपका अगला टॉपिक जिसका नाम है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। मुझे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपनी 10th क्लास में। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करें बच्चों, ये क्या है? ये था कि बच्चों अगर आपके पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, या ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मान लो बच्चों आपके पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। बच्चों डायरेक्शंस का पहले मैं आपको बता दूँ, आप सारे जानते हो। मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बच्चों ये क्या होगा? ये ईस्ट होगा, और ये क्या होगा? ये वेस्ट होगा। मान लेते हैं बच्चों कि कोई एक कंडक्टर है, किसी एक कंडक्टर की किसी एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। और बच्चों मान लो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल है। बच्चों मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? ये वो चीज़ होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। जैसे बच्चों गैल्वेनोमीटर, उससे हमें क्या पता चलता था? कहीं पे उससे हमें यह पता चलता था कि किसी एक पॉइंट पे या सर्किट में करंट है कि नहीं है। करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर काम आता था। वैसे ही बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक नीडल। बच्चों मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल थी, इसका भी बच्चों एक नॉर्थ होता है, इसका भी एक साउथ होता है। तो बच्चों अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखूँगा, इसके पास रखूँगा, तो क्या होगा? तो अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो बच्चों आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। कहाँ करेगी? इस तरफ करेगी। यहाँ पे थी वो, बट वो इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर आप सीधे रखोगे बच्चों तो उसकी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरफ होगी। ठीक है बच्चों? मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है? अगर बच्चों उल्टा होता है, अगर मान लो करंट यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, करंट की डायरेक्शन अगर उल्टी होती है, मान लो करंट ऊपर नॉर्थ से जा रहा है साउथ की तरफ, तो बच्चों ये अपनी डायरेक्शन बदल देगा। तो ये अब किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? अब अगर आप इसे रखोगे इधर तो इसकी डिफ्लेक्शन इस तरफ होगी। पहले इसकी डिफ्लेक्शन इस तरफ थी, टूवर्ड्स द वेस्ट थी। अगर ये नॉर्थ से साउथ आ रहा है, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट होगी। अब बच्चों आप बोलोगे कि सर इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड होती है। ठीक है? और अगर हम करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो क्या होता है? अगर हम करंट की डायरेक्शन बदलते हैं बच्चों तो क्या चेंज होगा? अगर हम करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। क्लियर है? तो ओर्स्टेड वो पहले थे जिन्होंने ये पता लगाया कि मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। क्लियर बच्चों?
अब बच्चों कितनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, हमें ये भी देखना है। तो बच्चों वो किसने बताया, वो हमें बच्चों बताया बायोट और सैवर्ट्स ने। तो बच्चों उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम है बायोट सैवर्ट्स लॉ। बच्चों ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये किसी भी एक शेप का कंडक्टर हो, याद रखिएगा, किसी भी एक शेप का, उसके अराउंड अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो कितनी होगी वो हमें इस लॉ से पता चलता है। जैसे कि बच्चों मान लो मेरे पास क्या है, बच्चों मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक किसी भी एक शेप का कंडक्टर है। बच्चों देखो इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, आई। अगर किसी भी एक शेप का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे कुछ उसका अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो बच्चों, ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL, याद रखिएगा इस लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट DL। तो बच्चों उससे R डिस्टेंस दूर किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए P पॉइंट जो है R डिस्टेंस दूर है और एंगल कितना बच्चों उसके साथ, एंगल थीटा। यहाँ पे बच्चों अगर किसी भी एक शेप का कंडक्टर है उसका अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए तो उससे R डिस्टेंस दूर किसी एक एंगल पे P पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है तो बच्चों बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसे कि मैं DB के साथ लिखूंगा, DB क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। कौन कहता है, बायोट सैवर्ट्स लॉ, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्मॉल एलिमेंट की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दूसरा बच्चों वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है DL के। डिवाइड इज DL, द लेंथ एलिमेंट। ये लेंथ एलिमेंट कितना बड़ा है कितना छोटा उस पर डिपेंड करती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। थर्ड बच्चों वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड साइन ऑफ द एंगल। कौन सा एंगल बच्चों, ये एंगल जो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे मैं DL को एक करंट एलिमेंट बोलूँगा। क्यों बोलूँगा करंट एलिमेंट बच्चों, क्योंकि इस एलिमेंट में करंट निकल रहा है और इस एलिमेंट में अगर करंट निकल रहा है तो अब इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। क्या डायरेक्शन होगी बच्चों, देखो बच्चों अगर आपके पास सर्कुलर कुछ होता, मैं बोलूँ कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो करंट बच्चों फ्लो कर रहा है पूरा, कभी डायरेक्शन करंट की है, कभी ये कभी ये। तो बच्चों करंट की अगर बड़ी सारी डायरेक्शन है तो करंट को हम स्केलर तो नहीं, मतलब वेक्टर तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं उसको, स्केलर बोलते हैं बच्चों। बट अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ बच्चों, इस एलिमेंट में करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ, इस एलिमेंट में करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो बच्चों इस करंट एलिमेंट की एक डायरेक्शन होती है। तो जब मैं बात करूँगा करंट और एलिमेंट को दोनों को जोड़ के मैं क्या बोलूँगा, करंट एलिमेंट। इसकी डायरेक्शन इधर है और ये किसकी डायरेक्शन बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ, याद रखिएगा इससे यहाँ की पोजीशन और R मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका डिस्टेंस, तो ये वो वाला एंगल है। तो DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फोर्थ बच्चों वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच का जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बच्चों मैं इन चारों को कंबाइन कर दूं, ये किसने बताया हमें, बायोट सैवर्ट्स लॉ ने बताया। अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, डियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये I/dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, इन सबको मैंने कंबाइन कर दिया। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है बच्चों कोई एक कांस्टेंट आता है, आप सारे जानते हो बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो जो कांस्टेंट आएगा, मैं अब यहाँ पे बात करूँगा उसकी, वो जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, ज़रा देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट होगा आपका, उसे हम लिख रहे हैं μ0/4π। याद रखिएगा कांस्टेंट जो यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के वो किसके बराबर, चलो बच्चों क्योंकि आपको पता है बच्चों पहले हम k लिखते हैं तो मैं यहाँ पे आपके लिए पहले k लिख देता हूँ, I/dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर बच्चों k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और k किसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, μ0/4π। अब बच्चों जैसे वहाँ पे कूलम्स लॉ में क्या आया था 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे μ0/4π। अब यहाँ पे बच्चों आप बोलोगे सर μ0 क्या है, डियर स्टूडेंट्स μ0 जो होता है इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी।
डियर स्टूडेंट्स म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और बच्चों इसकी भी एक वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है इसकी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स। अब आप बच्चों इसकी यूनिट की बात सोचोगे कि सर ये कैसे आता है, अभी मैं आपको इसके यूनिट्स बताऊंगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू इतनी होती है ऐसा सिस्टम में, याद रखिएगा। तो ये कितना आ गया, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चों ये आपने क्या पढ़ा बच्चों, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, किसी भी एक शेप का कंडक्टर उसके एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे कितनी होगी, इतनी होगी। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, ये है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि ये टेस्ला मीटर पर एम्पेयर कैसे लिखा आपने, कहाँ से आया। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ से समझ सकते हैं, इस पूरे रिलेशन से अगर आप देखो, अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, म्यू नॉट की चाहिए, डी बीज टेस्ला आपको पहले बताया गया, आर स्क्वायर जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइड में करंट पर एम्पेयर डिवाइड में मीटर, मीटर मीटर कैंसिल होकर ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बता दिया मैंने, बाकी अब ये आप करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये बच्चों इसकी एक स्केलर फॉर्म है। अब हम बात करेंगे इसकी एक वेक्टर फॉर्म की। तो स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म हम कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो बच्चों उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसकी क्या होगी बच्चों, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डी बी जो है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, आई डी एल यहाँ पे था और साइन थीटा था। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, आर के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और आर के साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। स्टेप बच्चों खास नज़र रखनी है आपने, क्या, आइडियल। अब बच्चों मैंने आइडियल को इकट्ठा क्यों रखा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आइडियल मिलके एक वेक्टर बनाते हैं, है ना, ये दोनों वेक्टर हैं आइडियल और आर। मैं यहाँ पे बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, आइडियल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, स्क्वायर था और ये आर की पावर 1 बेसिस इन पावर्स आर एडेड, आर क्यूब आ गया। अब बच्चों अब इसे ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर। अब बच्चों देखो ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट आ गई वेक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर। डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको क्या बताया इसका, ये मैंने आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ की बताई वेक्टर फॉर्म। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है वो तो आप बता दोगे, बट डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों साफ पता चल गया आपको, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से भी आपको एक वेक्टर मिलता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, उसकी डायरेक्शन हमें मिलती है किससे, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो डायरेक्शन किससे निकलेगी, वो निकलेगी राइट हैंड स्क्यू रूल तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जहाँ पे भी क्या आ जाए डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट तो वहाँ पे ये रूल लगाना ही लगाना है। क्लियर है बच्चों, ओके बच्चों। तो बच्चों एक और रूल मैं आपको बताऊंगा, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहा मैंने, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट हैंड अब बच्चों वो कैसे, थंब को बच्चा डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, फिर वहाँ से आप अपनी फिंगर्स को जिस कर्ल करोगे, फिंगर जिस सेंस में कर्ल करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया करंट की डायरेक्शन ये थी तो बच्चों ये कितना आएगा, यहाँ पे इनवर्ड आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्शन इनवर्ड होगी। मान लो कहीं पे ये फिंगर्स कर्ल कर रही हैं बाहर की तरफ, इस तरफ, जैसे थंब को मैंने रखा करंट की डायरेक्शन में। अब जिस सेंस में फिंगर कर्ल करेंगी उसी से हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन। बच्चों मैं आपको करवाऊंगा इसकी प्रैक्टिस और, बट अभी फिलहाल इतना आई थिंक आपको क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब बच्चों हम बात करेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन क्या है आपके सामने, पहली एप्लीकेशन क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मतलब आपको क्या दिया गया बच्चों, आपको दिया गया बच्चों एक सर्कुलर कॉइल है और उसमें क्या फ्लो कर रहा है बच्चों, उसमें फ्लो कर रहा है करंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ से बच्चों जब करंट निकलेगा तो करंट कहाँ जाएगा, इसमें फ्लो करता हुआ। आप जानते हो बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से करंट है ना, डायरेक्शन पॉजिटिव से कहाँ होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा, ये की थी बच्चों, मान लो मैंने की को यहाँ पे इंसर्ट किया है
और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो सर्कुलर कॉइल है इसका कुछ रेडियस होगा बच्चों, इसका रेडियस दिया गया बच्चों आपको ए। मुझे इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर में, क्या कहा बच्चों मैंने, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर में, ये बच्चों उसका सेंटर है ओ, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब बच्चों यूज़ क्या करना है, यूज़ आपको करना है बायट-सैवर्ट्स लॉ। अब बच्चों बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है, बायट-सैवर्ट्स लॉ कहता है किसी भी एक शेप का कंडक्टर हो, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लो, ठीक है, और ये एंगल लो थीटा, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस होगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बायट-सैवर्ट्स लॉ कहता है, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कहता है बच्चों बायट-सैवर्ट्स लॉ, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब बच्चों कैसे अप्लाई करना होता है कि आप छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है, करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, इसमें मान लेते हैं इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो बच्चों एक सर्कुलर कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है, मैंने उसका छोटा सा एलिमेंट लिया और ये डिस्टेंस बच्चों आपको बताइए आर होता है। यहाँ पे आर किसके बराबर होगा, आर बच्चों यहाँ पे बराबर होगा ए के, और ये एंगल कितना आइडियल, इसकी डायरेक्शन बच्चों कहाँ होगी डी एल की, ऊपर की तरफ। आर की डायरेक्शन ये है ना बच्चों, जैसे ये डी एल था, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा था, करंट की डायरेक्शन ये, तो वो करंट और मैग्नेटिक आर की डायरेक्शन में, तो बच्चों ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे और ये आर की डायरेक्शन, इसके साथ जो एंगल बनता है, करंट की डायरेक्शन ये थी, आर की डायरेक्शन ये है, ये वो पॉइंट था, तो बच्चों एंगल यहाँ पे कितना होगा, थीटा यहाँ पे होगा 90 डिग्री। अब बच्चों क्या यहीं पे होगा, आप कहीं पे भी ले लो बच्चों, अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट लेते तो करंट की डायरेक्शन ये होती, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एलिमेंट लेते तो करंट की डायरेक्शन ये होती, तब भी ये एंगल कितना बनता, 90 डिग्री बनता। तो बच्चों आप कहीं से भी लें, आपको एंगल जहाँ आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे किया तो ये कितना आएगा, डी बी आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट तो बच्चों आई ही है डी एल, बट थीटा यहाँ पे कितना है, आपने देखा यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री। आर डिस्टेंस एलिमेंट से वहाँ तक का डिस्टेंस, एलिमेंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस आर, आर यहाँ पे किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है बच्चों, वो ए, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स डी बी आपका कितना आया, डी बी आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 क्या होता है बच्चों, साइन 90 इज 1 अपॉन 1 है बच्चों, लिखो चाहे ना लिखो, जिस मर्जी के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बच्चों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी, क्या पूरी निकालनी, नहीं, मुझे तो पूरे की वजह से निकालनी है, तो पूरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऑब्वियसली बच्चों आप जानते हो स्मॉल एलिमेंट की वजह से अगर ये, तो पूरे के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें इंटेग्रेट करना पड़ता है। तो मैं इंटेग्रेट कर रहा हूँ, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स। डियर स्टूडेंट्स जब मैं इसको इंटेग्रेट करूँगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, डी बी की इंटेग्रेशन, फिर दूसरी तरफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा बच्चों। म्यू नॉट अपॉन 4 डी बी का बच्चों बी आ गया, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई डियर स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या रहा, सिर्फ डी एल। अब आप बोलोगे सर ए कैसे कॉन्स्टेंट, बच्चों कहीं पे भी आप एलिमेंट लो ये ए ही रहेगा, रेडियस के बराबर ही रहेगा। डी एल बच्चों, डी एल एक छोटा सा एलिमेंट था इस पूरे के सर्कमफ्रेंस पे, तो बच्चों अगर मैं इंटेग्रेट करूँ सारे छोटे 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 एलिमेंट, अगर मैं सारे इंटेग्रेट कर दूँ बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, अगर मैं सारे छोटे छोटे एलिमेंट यहाँ पे इंटेग्रेट कर दूँ बच्चों, तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। तो डी एल बच्चों किसके बराबर, सारे छोटे छोटे एलिमेंट मैंने इंटेग्रेट कर दिया, तो बच्चों मुझे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिल जाएगा 2 पाई ए, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट, ए स्क्वायर था तो यहाँ पे एक ए यहाँ से कैंसिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर क्या मिला, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिली है बच्चों वो आई म्यू नॉट, अब बच्चों यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 था, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ए। तो बच्चों ये आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, कहाँ निकाली मैग्नेटिक फील्ड, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल हुज रेडियस इज ए एंड करंट जिसके बीच में कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है बच्चों। बट क्या कंप्लीट हो गया, नहीं बच्चों, अभी डायरेक्शन बाकी है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बता दिया। अब बच्चों डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों अगर हम डायरेक्शन की बात करें, मैंने आपको रूल्स बताए थे, आप किसी भी रूल से निकाल सकते हो बच्चों। चलो सबसे पहले पहला रूल लगाते हैं, करंट की डायरेक्शन बच्चों, यहाँ से करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो बच्चों मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, ठीक है। ये है बच्चों डियर स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन,
अगर ये करंट की डायरेक्शन है और ये आर है तो मुझे करंट से कहाँ जाना, आइडियल क्रॉस आर, इसकी तरफ जाऊँगा तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, तो मतलब डायरेक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ट है। पहला, मान लो आपको स्क्रू रूल से पता नहीं चल रहा तो राइट हैंड थंब रूल याद रखिएगा, थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर जा रहा है, थंब को मैंने वैसे रखा। अब फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही हैं बच्चों, इन्वर्ट कर रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगी, इसकी वजह से इन्वर्ट है बच्चों। इन सभी की वजह से अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, जब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे याद रखिएगा करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैं अगर राइट हैंड थंब यहाँ पे वो रखूँ तो तब भी इन्वर्ट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अभी यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तब भी यहाँ पे अगर मैं थंब रखूँ राइट हैंड का तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है। तो बच्चों डायरेक्शन क्या है इसकी, परपेंडिकुलरली, याद रखिएगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स। क्लियर है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपके सामने हूँ बायोट सेवर्ट्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन के साथ। तो बच्चों सेकंड एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो बच्चों इस बार आपके पास क्या है, इस बार आपके पास है एक स्ट्रेट कंडक्टर, ये बच्चों आ गया आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें बच्चों क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चों करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे में, क्लियर। मान लेते हैं बच्चों जी करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, करंट इसमें फ्लो कर रहा है मान लेते हैं आई। मुझे स्ट्रेट कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस दूर, मान लेते हैं बच्चों यहाँ से x डिस्टेंस दूर, यहाँ पे बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे इस P पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या यूज़ करना है बच्चों, मुझे यूज़ करना है बायोट सेवर्ट्स लॉ, है ना, अप्लाई करेंगे। तो बच्चों बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, किसी भी एक शेप का जो आपको कंडक्टर दिया गया है उसका आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ले लिया उसका एक छोटा सा एलिमेंट DL, क्लियर। अब उस एलिमेंट से स्ट्रेट लाइन में लेके चला गया उस पॉइंट तक जहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब वो डिस्टेंस बच्चों को कहते हैं कि क्या लीजिए आप, R। ठीक है बच्चों, मैंने ले लिया R, और यहाँ पे कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं बच्चों ये एंगल कितना है, थीटा, क्लियर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहा बच्चों, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस छोटे से एलिमेंट की वजह से वो क्या होगी बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यही कहता है बायोट सेवर्ट्स लॉ, है ना। अब बच्चों अगर वो ऐसा कहता है, अब यहाँ पे बड़ी सारी कन्फ्यूजन आने वाली हैं। क्या क्या बच्चों यहाँ पे है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत हैं, पूरे के लिए मुझे इंटीग्रेट करना है, बट इंटीग्रेट तभी होगा अगर वेरिएबल एक है। यहाँ पे तो बड़े सारे वेरिएबल्स हैं, लाइक बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा वेरिएबल है R। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे R कुछ और है, अगर मैं एलिमेंट यहाँ लेता तो R ज़्यादा होता, यहाँ लेता तो R ज़्यादा होता, तो R की वैल्यू बढ़ती रहती, तो R की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है। R एक वेरिएबल है, थीटा बच्चों एक वेरिएबल है, एलिमेंट यहाँ पे है तो थीटा ये है, एलिमेंट यहाँ लेते तो थीटा कुछ और होता, एलिमेंट यहाँ लेते थीटा कुछ और होता। तो थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि वो एलिमेंट कहाँ पे लिया है, पोजीशन क्या है, तो थीटा भी एक वेरिएबल है। DL तो बच्चों है ही एक वेरिएबल, एक छोटा सा एलिमेंट है। तो बच्चों अगर इतने सारे वेरिएबल हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा सिंगल वेरिएबल में, फिर जाके मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो बच्चों आप देखते जाइए उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों साफ मुझे जो दिख रहा है मैं वो लेके चलता हूँ। इस पॉइंट को बच्चों मैं नाम दे रहा हूँ A, इस पॉइंट को, ये जो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ मैं B। और बच्चों A और B के बीच में कोई डिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, मान लेते हैं वो डिस्टेंस है L। क्लियर बच्चों। ओके बच्चों, अगर ये सारा है तो इन ट्राइंगल BAP, राइट एंगल बच्चों A पे है ना ये, तो डियर स्टूडेंट्स BAP ट्राइंगल में अगर आप देखें तो यहाँ पे थीटा, साइन थीटा क्या होगा, आप बच्चों बोलोगे सर साइन थीटा, साइन थीटा तो होता है, क्या होता है बच्चों साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पे x है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है R, बिल्कुल सही है। क्या बच्चों मुझे एक बात बताना, अगर वो इतना है तो क्या वो, अगर मैं इसको फाई मान लूँ, इस एंगल को, क्या कहा बच्चों मैंने, इस एंगल को क्या मानो, फाई मानो, तो बच्चों क्या वो कॉस फाई के बराबर नहीं है। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ध्यान से समझिएगा। अगर इसको मैं फाई मान लूँ बच्चों
क्योंकि बच्चों मुझे यहाँ पे इसको रिमूव करना है, बड़े सारे वेरिएबल्स हैं, तो इसको मैं एक्स और फाई की टर्म्स में ही लाऊंगा। देखिए कैसे बच्चों, यहाँ पे ये थीटा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करली ब्लैक है। तो बच्चों यहाँ पे बेस कितना है, बेस यहाँ पे x है और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों यहाँ पे r है। तो बच्चों आपको ये मिल गया ना। ओके, तो साइन थीटा की टेंशन सॉल्व, साइन थीटा किसके बराबर, कॉस फाई के बराबर। इसे बच्चों पूरे को डायरेक्ट इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ। अब बच्चों एक और चीज़, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, अगर मुझे यहाँ पे r की वैल्यू चाहिए तो यहीं से अगर आप देखो विच इम्प्लाइज r क्या आएगा बच्चों, r आपका आ जाएगा x अपॉन कॉस ऑफ फाई। ये तो बड़े मजे की बात होगी, साइन थीटा कॉस फाई के बराबर आ गया, एक टेंशन सॉल्व, दूसरा x अपॉन r कॉस फाई के बराबर है, तो r आ गया मेरी दूसरी टेंशन सॉल्व। तो बच्चों अब टेंशन एक रह गई है क्या, अब मुझे इस dl का कुछ करना है। चलो बच्चों अब इस dl का कुछ करते हैं। उसके लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, dl के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे dl के लिए यहाँ पे मैंने फिर से ट्राइंगल, उसी में इन ट्राइंगल BAP मैंने लिया tan फाई। डियर स्टूडेंट्स, tan फाई यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप सोच रहे होंगे सर tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है हमें समझ आ गया, बट tan ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया भाई। अगर tan नहीं लेता तो L आता ही नहीं, और फाई लेना जरूरी है क्योंकि थीटा वेरिएबल है, मुझे थीटा की टर्म्स में नहीं निकालना, थीटा को इवन की मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो बच्चों इसलिए मैंने लिया tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इम्प्लाइज बच्चों आपका L कितना आ गया, x tan ऑफ फाई। डियर स्टूडेंट्स मैं इसको कर रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, ये आएगा dl और ये आपका आ जाएगा x, tan की डिफरेंशिएशन होती है बच्चों sec स्क्वायर फाई। अब किसी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे मान लो dl को मैंने विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट किया, dl बाई डी फाई, तो ये सारा आ जाएगा, विच इम्प्लाइज बच्चों आपका dl कितना होगा, dl आपका आ गया x sec स्क्वायर फाई। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक बार फिर से बता रहा हूँ, L इज इक्वल टू x tan फाई, ठीक है, मैंने विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट कर दिया इसको, dl बाई डी फाई, x का x ही रहा कांस्टेंट था, तो tan का आ गया sec स्क्वायर फाई, तो dl आपका निकल गया। तो बच्चों ये इक्वेशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 4th। तो बच्चों आप देखिए मैंने क्या क्या किया है, मैंने बच्चों कुछ इक्वेशंस यहाँ पे ली, इसको थोड़ा स्पेस बचाते हैं भाई, स्पेस बहुत ज़रूरी है। तो इसके बराबर आ गया बच्चों, अगर इसके बराबर आ गया, अब मैं सारे वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे निकाले हैं, साइन थीटा का, r का, dl, ये सारी वैल्यूज मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ यूजिंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट। बच्चों जैसे मैं इसको फर्स्ट में यूज़ करूँगा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो ये कितनी बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, तो चलो आई ही है, dl की जगह बच्चों क्या आएगा, इस dl की जगह आ जाएगा x sec स्क्वायर फाई डी फाई। क्लियर। साइन थीटा की जगह बच्चों क्या आएगा, साइन थीटा की जगह आ जाएगा कॉस फाई, ये बच्चों आ जाएगा आपका कॉस फाई डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आएगा आर स्क्वायर, और आर क्या है, एक्स अपॉन कॉस फाई, तो ये बच्चों आपका आ गया एक्स अपॉन तो बच्चों जब आपने सारा कर लिया, बस आगे सॉल्व करना बाकी रह गया बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं, तो dB क्या होगा, ये बच्चों आपका आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये कितना आएगा बच्चों, ये x था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, x sec स्क्वायर फाई, कॉस फाई को मैं पहले लिख रहा हूँ और लास्ट में लिख रहा हूँ डी फाई। बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा गया था ना डी फाई, डिवाइडेड बाय x और कॉस फाई का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, कॉस बच्चों जब ऊपर आएगा sec का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा sec स्क्वायर फाई। फटाफट शाबाश बच्चों ध्यान से समझिएगा, x अपॉन कॉस फाई था, कॉस का जब मैंने स्क्वायर किया हो गया कॉस स्क्वायर फाई, ऊपर आएगा sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई यहाँ पे हो गया बच्चों कैंसिल आउट, और x यहाँ पे रह गया 1। तो बच्चों dB कितना आ गया आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई x, और ये डी फाई आ गया बच्चों। अब डी फाई है तो वेरिएबल अब एक ही रह गया, क्या, फाई रह गया, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे करना है इसको इंटेग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स। डियर स्टूडेंट, जैसे मैं इसको इंटेग्रेट करूँगा, अब मुझे कुछ लिमिट्स बतानी पड़ेंगी इंटेग्रेशन की। चलो बता देते हैं, तो क्या हुआ, हमें पता क्या है इसकी लिमिट्स? पता है बच्चों? नहीं पता। चलो देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, अब ये फाई ये वेरिएबल था, ये फाई क्या कर रहा था बच्चों, इसके साथ एंगल, मतलब एक्स के साथ ही फाई एंगल था। तो अगर मैं बिल्कुल लास्ट बॉटम तक लेके जाना चाहूँ, डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एंगल होगा एक्स के साथ ही एंगल, ये एंगल बच्चों जो है इससे मैं लिख रहा हूँ फाई 1, नीचे है ना बच्चों, तो माइनस लिखूँगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये चीज़ आपको थोड़ा सा वो कर सकती है। यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ये एंगल है फाई 1, नीचे है तो माइनस फाई 1, और ये जो है इसको आप यहाँ के इसके साथ जोड़िए, ये क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल मैं ले रहा हूँ फाई 2। इस ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा था मैंने आपको, ये फाई यहाँ पे लास्ट फाई 1 से लेके ऊपर फाई 2 तक जा रहा है। तो बच्चों इसकी लिमिट्स क्या होंगी, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। बच्चों आपके दिमाग में आ सकता है सर आपने नेगेटिव क्यों लिया? बच्चों याद रखना, रूल है इंटीग्रेशन का, अगर किसी एक चीज़ को आपने बेस मान लिया तो उसको एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव, इस तरीके से हम लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा ना मत इस बात को। तो बच्चों डी बी का तो आ गया बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट बच्चों, एक्स कांस्टेंट, इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से लेके यहाँ पे रह गया कोस फाई डी फाई। क्लियर इतना? ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके आगे थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, अब हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं बची है, तो भाई यही कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चों वो कितना आएगा, बी तो चलो बच्चों बी ही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स कॉस फाई की इंटीग्रेशन बच्चों साइन फाई, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चली गई दूसरी तरफ, माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक, विच इम्प्लाइज ये कितना आया बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन ऑफ अपर लिमिट कितनी फाई 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ लोअर लिमिट कितनी माइनस फाई, साइन अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट। तो बच्चों ये कितना आया, तो ये बच्चों आपका आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन फाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया साइन ऑफ फाई 1। डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चों आपका आ गया इसका फाइनल आंसर। अब इसमें भी बच्चों एक चीज़ और है, क्या है इसमें बच्चों, अब आपको निकालनी पड़ेगी इसकी क्या, इसकी स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, आपने ये सारा समझ लिया अच्छे से। स्पेशल केस ये है बच्चों, अगर ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ की थी, क्या इनफाइनाइट लेंथ की थी बच्चों, अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट है बच्चों, मतलब ये पी पॉइंट, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर है बच्चों, याद रखिएगा इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एक लाइन है तो पॉइंट बड़ी पास है, अगर पॉइंट बड़ा पास है तो इसकी लेंथ उसके लिए इनफाइनाइट होगी। जैसे मान लो बच्चों मैं एक बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ, बड़ी दूर से देख रहा हूँ, मुझे बिल्डिंग के दोनों एंड नजर आ रहे होंगे, बट अगर मैं उस बिल्डिंग के बिल्कुल पास खड़े हो जाऊँ तो मुझे क्या नजर आएगी, बहुत लंबी, यानी कि मुझे इनफाइनाइट नजर आएगी। तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि उस लाइन और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बड़ा स्मॉल है। तो बच्चों अगर ऐसा है तो ये एंगल जैसे जैसे पी आगे चलता जाएगा, ये एंगल बढ़ते बढ़ते अगर बिल्कुल पास है तो ये 90 डिग्री चला जाएगा। तो स्पेशल केस क्या है बच्चों, स्पेशल केस बच्चों मैंने आपको बताया, अगर लेंथ क्या है इनफाइनाइट, इफ द लेंथ इज इनफाइनाइट, इफ द लेंथ इज इनफाइनाइट। तो डियर स्टूडेंट्स अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो वो क्या होगा, तो बी आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ, तो ये दोनों एंगल 90-90 हो जाएंगे ना, ये पॉइंट अगर पास आता जाएगा, जैसे ये बच्चों कुछ एंगल था यहाँ से, अगर ये पास आएगा ऐसे ऐसे, तो और पास आएगा तो ऐसे हो जाएगा, और पास आएगा तो नियर अबाउट 90-90 चला जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन 91 प्लस साइन 91, 1 + 1 बच्चों हो गया 2,
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स 1 + 1 2 बचो, तो ये कितना आ गया आपका 2 के साथ ही कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स।